आपका रिटर्न बढ़ता चला जाएगा। बस यही मंत्र है। इसीलिए इसके अंदर जो सबसे अच्छी तस्वीर है वो कौन सी है कि आपके एसआईपी करने के बाद बाजार गिर जाता है। अगर आपने 20 साल की एसआईपी की है और आपकी एसआईपी करने में पहले 5-6 साल में बाजार में भारी गिरावट आ रही है, समझ लीजिए भगवान मेहरबान है आपके ऊपर, आपको ईश्वर का प्रसाद मिल रहा है। आप जितना रिटर्न कमाएंगे उतना रिटर्न और कोई नहीं कमाएगा। बस यही मर्म है, यही रहस्य है जो हमें दोस्तों समझना है। अब एसआईपी में सबसे खास बात क्या है विक्रम भाई, ये मैं आपसे 2 या 3 जल्दी से बात करूंगा। वाई जी एस आई पी, मैंने आपको वाई एस आई पी जो अभी तक बताई थी वो कारण क्या थे? वो कारण थे गणित के। ठीक है, गणित क्या कहती है, वाई एस आई पी गणित क्या कहती है, आपको एस आई पी क्यों करनी चाहिए। अब जो मैं आपको कारण दिखाऊंगा वो कारण है एस आई पी क्यों करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग कैसे हैं। ठीक है, तो विक्रम भाई आप थोड़ा मेरे साथ रहिएगा। मैं आपसे कुछ जी सवाल पूछूंगा और आप मुझे जवाब देंगे तो लोगों को बात समझ में आएगी, है जी ना। सर। जी सर। आप फर्ज करें कि आपको कार खरीदनी है। जी सर। ठीक है, और आपको कार खरीदनी है अगले महीने, क्योंकि अगले महीने जी बेटे का बर्थडे है और आप उसको गिफ्ट करना चाहते हैं। ठीक जी है, सर। आज 28 तारीख है और आप 28 फरवरी को खरीदना चाहते हैं। जी मैं कार कंपनी में काम करता हूं, मेरे पास इनसाइड इंफॉर्मेशन है, और जो कार आप खरीद रहे हैं वो 10 लाख रुपए की है। जी ठीक है, जी मैं आपको एक इनसाइड इंफॉर्मेशन देता हूं कि 1 फरवरी को बजट आ रहा है और जी बजट में कार की कीमत 10% बढ़ जाएगी। जो 10 लाख रुपए की कार है वो 28 फरवरी को 11 लाख रुपए की मिलेगी। आप क्या जी। करेंगे? सर मैं उसको उसके पहले लेने की कोशिश करूंगा, बजट के पहले। बजट के पहले, तो मतलब आप जी आजकल में ही खरीद लेंगे। जी जी सर। जी सर। सीन नंबर 1। ठीक है, जी। तो जब आपको ये लगा कि कीमत भविष्य में बढ़ेगी तो आपको आज खरीदने की इच्छा हुई, इजंट इट? यस सर। यस सर। अगर आपने ये मान लिया कि भविष्य में कीमत बढ़ेगी तो आप आज खरीदने की आपकी इच्छा होगी। ठीक है, जी सर। राइट। इसको उल्टा करते हैं, आप कल कार खरीदना चाहते हैं। ठीक है, जी मैं कार कंपनी में काम करता हूं, मैं आपको इनसाइड इंफॉर्मेशन देता हूं कि इस बजट में कार के ऊपर टैक्स 10% कम हो रहा है, और जो कार आप 10 लाख की लेंगे ये बजट के बाद आपको 9 लाख रुपए की मिलेगी। फिर आप क्या करेंगे? सर मैं थोड़ा सा रुकना चाहूंगा, फिर बजट के बाद लेना आप थोड़ा चाहूंगा। रुकना चाहेंगे। ठीक जी है, अब इसको याद रखते हैं दोस्तों, इसको याद रखिएगा जो विक्रम भाई ने कहा है। पीछे जी चलते हैं। इस तस्वीर में हमने क्या बात की थी? आपका रिटर्न कैसे बनता है? जब सेंसेक्स गिरता है तो ज्यादा रिटर्न बनता है क्योंकि ज्यादा यूनिट आती है, और जब सेंसेक्स बराबर। बढ़ता है तो रिटर्न कम हो जाता है क्योंकि यूनिट्स आपके पास में कम आती है। विक्रम भाई सुनिए, आपकी जी सर। इच्छा कार खरीदने की कब हुई? जब आपको लगा कि फ्यूचर में कीमत बढ़ेगी तो आप आज ही खरीदना चाहते हैं। बराबर है। जी तो सर। जब भी बाजार बढ़ता है आपको एसआईपी करने की इच्छा करती है। और जी जब मैंने आपसे कहा कि कार की कीमत बजट के बाद कम हो जाएगी तो जो कार आप आज खरीद रहे थे उसको खरीदने से आपने रोक लिया कि मैं बाद में खरीदूंगा। तो जैसे जी ही बाजार गिरता है आपकी इच्छा होती है एसआईपी को रोकने की। बस ये क्या समझे विक्रम, हम ये समझे कि एक ग्राहक के रूप में हमारा जो समझ है ना उसको हम इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हैं। जी इन्वेस्टमेंट अलग है और कंज्यूमरिज्म अलग है। एक ग्राहक के बराबर। रूप में जो आप निर्णय लेते हैं वो अलग होता है। इसको बोलते हैं पैटर्न सीकिंग बिहेवियर। ये सबसे खतरनाक बिहेवियर है एक इन्वेस्टर का। वो क्या करता है, फॉलिंग मार्केट में खरीदने से डरता है और राइजिंग मार्केट में नहीं खरीदने से डरता है। तो जी राइजिंग जी मार्केट में दबाव में आता है खरीदने से और फॉलिंग मार्केट में खरीद नहीं पाता है। बस एसआईपी आपकी इसी कमजोरी पे काबू पाने का सबसे खूबसूरत तरीका है, क्योंकि ये आपको डिसिप्लिन करता है और एसआईपी के जरिए आपको अनुशासित करता है और आप अपने फियर और ग्रीड के ऊपर आसानी से काबू पा सकते हैं। ये जो ये जो बात है, इमोशन जो ये है, यही लोगों को केशव बनाता है, श्याम रहने से वंचित करता है। तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा मंत्र देता हूं अपने एसआईपी स्टेटमेंट में। पहले अगर आपने 10 साल की एसआईपी की है तो पहले 5 साल, आपने 20 साल की एसआईपी की है तो पहले 10 साल तक। ये नहीं देखना है कि आपके स्टेटमेंट में वैल्यू क्या आ रही है, पैसा कितना इकट्ठा हो गया है, बैलेंस कितना हो गया, ये नहीं देखना है। आपको पहले आधे समय में ये देखना है कि आप यूनिट्स कितनी इकट्ठा कर रहे हैं। बस ये अगर आपने
आपने फॉर्मूला फॉलो कर लिया तो आप सही मायने में वो इक्विटी इन्वेस्टर बन जाएंगे जो कि इस वोलेटिलिटी को मित्र समझता है और इससे सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश करता है। पहली चीज विक्रम भाई ये। जी सर। अब एक दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ विक्रम भाई, ये वो जमाना था जब मैं बहुत यंग था, नई नई नौकरी पे लगा था, और नई नौकरी में जब आप लगते हैं तो आप अपने बॉस को खुश करना चाहते हैं, आप अपनी कंपनी को खुश करना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं कि आप अपने ऑफिस में सबसे अच्छे काम करने वाले व्यक्ति हैं, तो बहुत होशियारी से आप काम करते हैं। उन दोनों मेरी शादी भी हो गई थी और धीरे धीरे मैं पिता भी बना और मेरा बच्चा स्कूल जाने लगा। मेरे बच्चे की उम्र थी 3.5 साल के आसपास, और वो बेबी स्कूल चला गया और वो स्कूल जाने लगा। एक दिन क्या हुआ, उसके स्कूल जाने के बाद मेरे वाइफ को कोई ज़रूरी काम से कहीं दूर जाना हुआ और वो शाम तक घर नहीं आ सकती थी। 1 बच्चे बच्चे की छुट्टी होती थी। वाइफ ने मुझे फ़ोन किया, ऑफ़िस के फ़ोन पे फ़ोन किया और कहा कि 1 बजे बच्चे की छुट्टी होगी, मैं उसको लेने नहीं जा रही हूँ, तुम उसको स्कूल से लेके या तो घर छोड़ देना या अपने ऑफ़िस लेके चले जाना। मैंने भी पत्नी को वादा किया कि मैं ऐसा ही करूँगा। फ़ोन करने के बाद ख़त्म हो गई, मैं ऑफ़िस में काम कर रहा था। मैं उन दोनों जयपुर में काम करता था, ब्रांच ऑफ़िस में काम करता था, हेड ऑफ़िस से मुझे कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देने का फ़ोन आया। वो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मुझे एक प्रोग्राम के ज़रिए अपने कंप्यूटर से निकालनी थी। वो बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी और उस इन्फॉर्मेशन को निकालने के समय मुझे समय लग गया और मैं भूल गया कि 1 कब बज गए। मुझे 3 बजे याद आया कि मुझे बच्चे को लेके जाना है। मैं अपने 3.5 साल के बच्चे को स्कूल से ले जाना भूल गया। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मानव के लिए जो आखिरी काम है, वो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। मानव में भूलने की बीमारी होती है। मुझे याद है, जब तक इंटरनेट नहीं आया था, जब तक मेरे बैंक ने ऑटोमेटिक बिल पेमेंट नहीं किया था, मैं बिजली का बिल, कभी पानी का बिल, कभी फ़ोन का बिल मैं लेट पेमेंट के साथ जमा करता था। मैंने अपने इंश्योरेंस की किस्त भी लेट होने के बाद बहुत बार जमा कराई है। ये सारी दिक्कतें मेरी खत्म हो गई है जब से ऑटोमेशन हो गया है, जब से ऑटोमेटिक बिल पेमेंट हो गया है, जब से ऑटोमेटिक पेमेंट्स आ गए। मैं दोस्तों क्या कहना चाहता हूँ, मानव के पास हजार काम होते हैं और उसके लिए सबसे जरूरी काम वो होता है जो सबसे आखिर में आता है, और जो सबसे आखिर में काम आता है ये पहले वाले जरूरी कामों को भी आपसे भुला देता है। इसलिए अगर आप अपने निवेश को स्वचालित कर देते हैं तो आप हमेशा अपनी सफलता को सुनिश्चित करते हैं। तो यहाँ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है ना दोस्तों, ये एक अकेला स्वचालित निवेश है। जो आप लमसम करते हैं, आप बाजार को देख के निवेश करते हैं, वो स्वचालित नहीं होता है। आप हर बार नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर ईर्ष्या होता है, हम आलसी भी होते हैं, हर बार चाह कर भी काम नहीं कर पाते हैं। एसआईपी हमारी इसी चीज को दूर करता है। आखिरी बात और सबसे ज़रूरी बात, और यहीं से मैं अपनी बात को ख़त्म करने की इजाज़त भी आपसे लूँगा विक्रम जी, और वो ये है, दोस्तों कभी इस बात पे अभिमान ना करें, कभी इस बात पे गुमान ना करें कि आपकी आमदनी बहुत ज़्यादा है। मैं आपके लिए ईश्वर से अच्छी ही प्रार्थना करता हूँ। मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप जीवन में जो चाहते हैं, वो जीवन में आपको प्राप्त हो। यही मेरी प्रार्थना है। तो उसके साथ-साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि हम में से जीवन में ये कोई नहीं चाहता है कि आने वाला कल कैसा होगा। और जो हमारी आमदनी है वो कल बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। ये तो प्रवाह है, आए ना आए। लेकिन उस आमदनी में से जो आपने बचा लिया, वो आपके नियंत्रण में है। वो एक बाँध के जैसे है, वो हमेशा आपके नियंत्रण में रहेगा। तो सेविंग करना एसआईपी में बहुत आसान है, क्योंकि आमदनी आपके पास बाद में आती है, एसआईपी का अमाउंट पहले ही कट जाता है। और कोई दूसरा निवेश जब आप करते हैं, उसमें सेविंग में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि वो पैसा आपके खाते में आ जाता है और खाते में आने के बाद में आप उसको निवेश करते हैं। ऐसे में क्या होता है, उस पैसे को आप कहीं और भी खर्च कर सकते हैं। तो जो एसआईपी है, मैं इसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहता हूँ और मैं इसको सिस्टमैटिक सेविंग प्लान भी कहता हूँ। जब तक आप सेविंग नहीं कर सकते, तब तक आप बचत नहीं कर सकते हैं। एसआईपी में सेविंग क्या होती है? इनकम माइनस एक्सपेंसेस नहीं होती हैं, वो इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस होती है। ये जो अनुशासन है, ये एसआईपी लेके आता है, और लंबी अवधि में आपके पास कितना पैसा इकट्ठा कर सकता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है विक्रम भाई, और वो ये है। 2 मिनट लूंगा विक्रम जी, और दे सकते जी, हैं? टाइम क्या जी वैसे? सर, जी सर, ले सकते हैं। देखिए, मेरा सौभाग्य रहा विक्रम, और सौभाग्य ये था कि जीवन के पहले 20 साल मैंने अपनी दादी अम्मा के साथ निकाले, और बहुधा उनका ध्यान, वो वृद्धा थी तो उनका ध्यान रखने के लिए ये मेरा कर्तव्य भी था, फर्ज भी था कि मैं उनके साथ उनके कमरे में ही सोऊं।
तो जब मैं रात को मेरा दिन खत्म होता था तो आखिरी काम मेरा क्या होता था, उनसे कहानी सुनना। ऐसा एक भी रात नहीं थी जब मैंने उनसे कहानी नहीं सुनी। और बहुधा उनकी जो कहानियाँ हैं, वो माइथोलॉजी में होती थी, रामायण की होती थी, महाभारत की होती थी, पुराणों की होती थी, भागवत की होती थी। तो उन कथाओं में एक शब्द है जो बार-बार आता था, और वो शब्द ये है स्वर्ग, स्वर्ग, स्वर्ग। और स्वर्ग की कल्पना मेरे दिमाग में कैसी हो गई, उनकी कहानियाँ सुन-सुन के, कि स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहाँ सुख ही सुख है, वहाँ आनंद है, वहाँ तनाव नहीं है, वहाँ दुःख नहीं है। ऐसा क्यों मैं समझता हूँ, ये मेरी कल्पना है, मुझे नहीं मालूम वास्तव में ऐसा है कि नहीं है, पर वो कहानियाँ सुन के मेरी ये कल्पना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्वर्ग में आपको जो चाहिए आपको प्राप्त होता है। आपको उत्तम परिधान प्राप्त होते हैं, आपको आमोद-प्रमोद प्राप्त होता है। गंधर्व वहाँ नृत्य करते हैं, अप्सराएँ वहाँ नृत्य करती हैं, गंधर्व वहाँ संगीत परोसते हैं। आपके पास उत्तम भोजन है, 56 प्रकार के भोजन आपको मिलते हैं। जैसे आपको कपड़े पहनने वैसे आपको कपड़े मिलते हैं, और आपको जो चाहिए वहां पर आपको प्राप्त होता है। और इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए आपको काम भी नहीं करना है। स्वर्ग में आपको काम करने की जरूरत नहीं है। पर ये सारी चीजें उनको प्राप्त कैसे होती हैं? ये सारी चीजें उनको प्राप्त इसलिए होती है क्योंकि उनके पास परिसंपत्तियां हैं, उनके पास एसेट्स हैं। और वो एसेट्स कौन से हैं? वो एसेट्स हैं कामधेनु, कल्प वृक्ष, उच्चैः अश्व, ऐरावत, अ, अक्षय पात्र, ये तमाम जो चीज़ें हैं, इनके एसेट्स हैं। इनसे जो माँगो वो उनको मिलता है, तो उनको काम करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कामधेनु ये चाहिए, मुझे कल्पवृक्ष ये चाहिए, मुझे ऐरावत ये चाहिए, वो उनको ला के देते हैं। ये उनके एसेट्स हैं। तो हमने क्या देखा, स्वर्ग में लोग आनंद में क्यों हैं? क्योंकि उनको कमाने की चिंता नहीं है। पैसा उनके लिए काम करता है। पैसा उनके लिए काम क्यों करता है? क्योंकि उनके पास परिसंपत्तियाँ हैं। परिसंपत्तियाँ क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपने पुण्यों से उनको उनको बनाया है। इसी तरह से जीवन में जब आप काम करते हैं, तो आमदनी कमाते हैं, आपको पुण्य प्राप्त होता है। अब इस कहानी में एक छोटा-सा मैं इस कथा में एक छोटा-सा एंगल दूँगा, उस एंगल को ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने एक दिन दादी को पूछा, "दादी, जब हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, हमारे अपने जब इस दुनिया से चले जाते हैं, तो हम उनके नाम के आगे स्वर्गीय लिखते हैं। क्या वो स्वर्ग में वास करते हैं इसलिए हम स्वर्गीय लिखते हैं?" तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने उनको दूसरा प्रश्न पूछा, ये प्रश्न क्या था? विक्रम जी, मैं हिंदू हूँ और एक हिंदू धर्म में एक परंपरा है, वो परंपरा ये है कि आपको अच्छे कर्म करने हैं, अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा। और मोक्ष अगर आपको नहीं मिला तो मरने के बाद दोबारा धरती पर जन्म लेना होगा, और दोबारा धरती के इन सुख-दुःख की पीड़ाओं से गुज़रना होगा। तो हिंदू धर्म में जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या है कि मोक्ष को प्राप्त करें। और मोक्ष को प्राप्त करने का मतलब क्या होता है कि मेरी आत्मा जो है वो परमात्मा में मिल जाएगी। और जिसकी आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, विक्रम जी, धर्म ये कहता है कि वो स्वर्ग नहीं जाता है, वो वैकुंठ जाता है। वो जी, आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है और मुक्ति को प्राप्त होता है। तो हमारा अंतिम लक्ष्य मुक्ति है। तो मैंने दादी से पूछा, दादी, जब अंतिम लक्ष्य मुक्ति है तो हमारे नाम के आगे वैकुंठवासी लिखना चाहिए ना, स्वर्गवासी क्यों क्यों लिखते हैं? तो वो कहती है कि हमारी जो इच्छाएँ हैं उत्तम परिधान की, हमारी जो इच्छाएँ हैं उत्तम जीवन स्तर की, हमारी जो इच्छाएँ हैं आमोद-प्रमोद की, हमारी जो इच्छाएँ हैं छप्पन भोग की, हमारी जो इच्छाएँ ऐशो-आराम की, ये पूरी नहीं होती हैं। जब ये पूरी नहीं होती है तो वो तो स्वर्ग में ही पूरी होती है। तो सबकी इच्छा मोक्ष की नहीं है, आत्मा के सुख की नहीं है, भौतिक सुखों की है। इसलिए हम नाम के आगे स्वर्गीय लिखते हैं। ये उनका उनका तर्क था, मुझे नहीं मालूम कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। पर इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे समझ में आई दोस्तों वो ये है कि स्वर्ग में जो इंडिपेंडेंस है, वो आप धरती पर भी ला सकते हैं। और धरती पर अगर आपने ये काम हासिल कर लिया कि आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, पैसा आपके लिए काम कर रहा है, आप फाइनेंशियली फ्री हो गए हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम आपके पास में है, तो यकीन मानिए आपने स्वर्ग धरती पर ही उतार लिया है। आप धरती पर स्वर्ग ला सकते हैं। और धरती पर स्वर्ग लाने के लिए आपका पैसा आपके लिए काम करना चाहिए। उसके लिए 2 ही काम करने हैं, पहला खूब बचाओ और दूसरा एसआईपी करो। अगर आपके पास में कोई ऐसा व्यक्ति आता है विक्रम भाई, जो 21 साल का है, नौकरी करने लगता है, पहले ही महीने उसको जो तनख्वाह मिल रही है, उस तनख्वाह में से केवल 25% पैसा बचा लेता है और इक्विटी म्यूचुअल फंड में जमा करता है। 34 साल के पश्चात, 14 साल के इन्वेस्टमेंट के पश्चात वो फाइनेंशियली फ्री है। इसका मतलब क्या है? 35वें साल में उसको जो पगार मिलेगी, हर महीने जो उसको पगार मिलेगी,
उससे ज़्यादा पैसा उसने जो इन्वेस्टमेंट किया है, उसका रिटर्न उसको मिलेगा। मतलब उसका इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न है, वो उसके काम करके मेहनत से काम करने वाले पैसे से ज़्यादा हो जाएगा, जो वॉरेन बफेट ने भी उम्र के पहले 10 साल में हासिल कर लिया था। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। 12% के रिटर्न पे 12 साल में आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। 15% के रिटर्न में अगर आप 25% की सेविंग करके इन्वेस्टमेंट एसआईपी करते हैं, तो आप 10 साल में फ्री हो जाते हैं। और अगर आप 25% का निवेश करते हैं और आपकी एसआईपी 8% का रिटर्न देती है, तो आप 18 साल में अपने धरती पर स्वर्ग बना सकते हैं। स्वर्ग का निर्माण धरती पर संभव है सेविंग के जरिए, एसएसपी, सेविंग सिस्टमेटिक प्लान और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी के जरिए। इसी उद्बोधन के साथ मैं आपसे विदा लेने की प्रार्थना करता हूं। आपके सवाल है तो अपने आप को हाजिर करता हूं। आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।